क्या शिवसेना अपनी सरकार बचा पाएगी? क्या शिवसेना बागियों को मना पाएगी? और क्या बीजेपी 100 घंटों के अंदर अपनी सरकार बना पाएगी? और क्या एकनाथ शिंदे अपना अलग गुट बना पाएंगे? और क्या शिवसेना बागियों के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएगी? तो ये वो सवाल है जो आज की डेट में हर किसी के जुबान पर है। पर यहां पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि आखिर शिवसेना में ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से उनकी पूरी सरकार ही गिर गई? आखिर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के काफी भरोसेमंद एमएलए थे, उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको शिवसेना की हिस्ट्री के बारे में, एकनाथ शिंदे के बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आगे जाके एक दूसरे को लिंक जरूर करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, शिवसेना की जो स्थापना है वो हुई थी 1966 में, जो की थी बाल ठाकरे जी ने। पर आज की डेट में शिवसेना जो है वो हिंदुत्व को ज्यादा फॉलो करती है। शिवसेना एक आज की डेट में हिंदू पार्टी बन चुकी है। पर जब 1966 में जब बाल ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना करी थी, तब इसका मकसद यह था कि वो अपने मराठी कल्चर को, मराठी भाषा को और जो मराठी लोग होते हैं उनको आगे प्रमोट करेंगे, और जो मराठी लोग हैं उनको सरकारी जॉब के लिए हेल्प करेंगे और उनके कल्चर को पूरे दुनिया भर में फैलाएंगे। पर कहते हैं ना कि आपको दुनिया के हिसाब से जरूर चलना पड़ेगा। अब टाइम आता है अपनी प्लानिंग को चेंज करने का। अब 1980 में जो बाल ठाकरे जी हैं वो अपनी पार्टी को एक हिंदुत्व से भी जोड़ देते हैं, और ये पार्टी एक हिंदुत्व और एक मराठी का कॉकटेल बन जाती है। मतलब आप इसे मिक्सचर कह सकते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बाल ठाकरे जी पर है। उन पर एक विशेष खास बात थी, उन्होंने सरकार पर अपना कोई भी पद नहीं रखा था। मतलब अपनी पार्टी में कोई भी उनका पद नहीं था, और उनके जीते जी उनकी कोई भी फैमिली मेंबर पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। पर यहां पर जब बाल ठाकरे जी की मृत्यु होती है तो एक परिवार की कहानी होती है स्टार्ट। मतलब बाल ठाकरे जी के जो पुत्र हैं वो पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं। उनका नाम है उद्धव ठाकरे, और यहां पर 2019 में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ अपना गठबंधन कर लिया, और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन गए। और इतना ही नहीं, जो उद्धव ठाकरे जी के पुत्र है यानी आदित्य ठाकरे, उनको भी अपने पार्टी में एक मंत्री बना दिया जाता है। अब गाइज यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है उद्धव ठाकरे जी के पतन का। जी हां गाइज, अब यहां पर आप इसे बेशक नेपोटिज्म से जरूर जोड़ सकते हैं, जिसके वजह से जो मेहनत करके नेता अपने पार्टी पे आते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी काफी कम हो जाती है। जैसे उनका नाम है एकनाथ शिंदे। जी हां गाइज, एकनाथ शिंदे वही हैं जो आज की डेट में शिवसेना से रूठ गए हैं। मैं आपको जरा एकनाथ शिंदे जी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। और मैं आपको बता दूं, जो एकनाथ शिंदे थे ये एक ऑटो ड्राइवर भी थे। फिर जैसे तैसे पार्टी तक पहुंच जाते हैं, और कई सालों तक मंत्रियों का दरवाजा खोलना, कभी कहीं रैली होती तो उनका अरेंजमेंट करना, मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है। चाहे फिर वो ऑटो ड्राइवर से लेकर हो, फिर चाहे वो पार्टी को लेकर स्ट्रगल क्यों ना हो, उन्होंने हर हमेशा शिवसेना का साथ दिया था। और फिर कई सालों बाद शिवसेना की तरफ से उनको अपनी पार्टी का टिकट भी मिलता है। पर उसके बाद भी कहते हैं ना, एक जगह पूरा परिवार है, एक जगह एकनाथ शिंदे जी हैं। अब जो एकनाथ शिंदे जी है वो अकेले पड़ जाते हैं, और जो शिवसेना का परिवार है वो एकजुट होता है, तो वो उनको हमेशा दबाने का ट्राई करता है, और उनके कभी भी ओपिनियन को समझा नहीं जाता है, उनको हमेशा दबा दिया जाता है। और जिसके वजह से अगर एकनाथ शिंदे ही नहीं, अगर कोई भी इंसान हो, वो एक ना एक टाइम के लिए बागी जरूर बन जाएगा, जो शिवसेना के साथ अभी यही हुआ है। तो अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना के साथ अपने पूरे कनेक्शन तोड़ लिए हैं। अब इसके आसार तो काफी कम लगते हैं कि वो दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपनी स्टेटमेंट दे दी है। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी का ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जिसके वजह से एकनाथ शिंदे ही नहीं, पूरे 29 एमएलए शिवसेना के खिलाफ बगावत पे उतर जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी तक इसका नंबर फिक्स नहीं है कि कितने एमएलए उनको छोड़कर गए हैं। पर यहाँ पर अभी तक जो पता चला है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 29 से ज्यादा ही जो विधायक हैं वो शिवसेना को छोड़कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। इनके जो रिलेशन है एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के साथ, वो काफी पुराने थे। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल सही चल रहा था। 21 जून वो तारीख है जिस दिन एकनाथ शिंदे जी ने बगावत की। पर अगर मैं उससे कुछ दिन पहले की बात करता हूं, तो एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे के साथ 56वीं सालगिरह मना रहे थे। और 16 जून को एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे जी की अयोध्या भी जाते हैं, और एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी अयोध्या जाकर वहां पर आरती भी करते हैं। और 13 जून को उद्धव ठाकरे जी के पुत्र यानी आदित्य ठाकरे जी का जो जन्मदिन भी होता है, और उसमें भी सम्मिलित होते हैं।
तो इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा था, पर आखिर 21 जून को ऐसा क्या होता है तो वो आपको अभी पता चल चुका है कि एक जो स्ट्रगल करके इंसान आगे बढ़ता है, अगर उसको हमेशा दबाते रहेंगे तो कभी ना कभी फ्रस्ट्रेट तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पर आप एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना जो छोड़ रखी है वो उनके लिए काफी बड़ा फैसला है, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के काफी भरोसेमंद भी थे। क्योंकि कुछ साल पहले बीजेपी से भी एकनाथ शिंदे जी को ऑफर आता है कि अगर आप बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, पर एकनाथ शिंदे जी ने कुछ ईयर्स पहले मना कर दिया था। और जब एकनाथ शिंदे जी जब शिवसेना से बगावत कर देते हैं तो उनका एक ट्वीट आता है, हम सब बाल ठाकरे जी के पक्के शिव सैनिक हैं, उन्होंने हमें हिंदुत्व सिखाया, हम कभी भी धोखा नहीं देंगे। तो ये तो एकनाथ शिंदे जी ने जो ट्वीट किया था उसमें से कुछ लाइनें मैंने आपको बताई हैं और यही बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि हम कभी भी धोखा नहीं देंगे, तो क्या आप इसे कहेंगे धोखा? और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब शिवसेना 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ देती है तो वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ जुड़ती है, तब यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जो एकनाथ शिंदे जी है वही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर यहाँ पर जो सोनिया गांधी जी हैं और शरद पवार जी हैं ये नहीं चाहते थे कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ही बनते हैं। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन जरूर मुझसे पूछेंगे क्या एकनाथ शिंदे दोबारा शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसके आसार बिल्कुल कम लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एक ऐसी डिमांड रखी है जो शिवसेना पहले ही मना कर चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि वो अपने गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ शामिल हो जाए, जो शिवसेना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। अब ऐसा हो सकता है कि एकनाथ शिंदे जी और जो और विधायक हैं वो बीजेपी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली महाराष्ट्र में आपको बीजेपी की सरकार देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन मुझसे जरूर पूछेंगे कि आखिर बीजेपी को कितने सीट्स और चाहिए होंगी, मतलब उन्हें कितने विधायक और चाहिए होंगे अपनी सरकार को बनाने के लिए। तो मैं आपको इसकी पूरी गणित समझाता हूं। अभी जो गठबंधन है यानी महाअघाड़ी जो गठबंधन है उसमें से 55 जो सीट्स हैं वो शिवसेना की है, 53 सीट्स एनसीपी की है और 44 सीट्स कांग्रेस के नाम है। और मैं आपको बता दूं बहुमत के लिए 144 सीट्स का होना आवश्यक है और बीजेपी के पास जो सीट्स हैं वो 106 हैं। अब यहाँ पर शिवसेना से जो 29 विधायक है उन्होंने बगावत कर लिए, वो छोड़कर चले गए हैं। इसके वजह से शिवसेना का बहुमत हट जाता है और उनकी सरकार गिर जाती है। अब यहां पर अगर ये जो 29 विधायक हैं या फिर कितने भी हैं, अगर ये बीजेपी को ज्वाइन करते हैं और कैसे भी 144 बीजेपी पूरा कर लेती है तो जाहिर सी बात है उसके अगले दिन आपको महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार मिलेगी। और मैं आपको बता दूं इसकी पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने अपनी कुछ डिमांड रखी है जो शिवसेना पूरा नहीं करेगी। और यहां तक कि शिवसेना की तरफ से एक अग्रेसिव बयान भी आया है कि वो जो इतने भी लोग बागी हैं उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इसके वजह से हो सकता है कि जो एकनाथ शिंदे जी हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर लें और बीजेपी बहुमत में आकर अपनी सरकार बना दें, क्योंकि यहां पर अगर एकनाथ शिंदे जी अपना एक अलग गुट भी बनाते हैं तो उसके लिए भी उन्हें बीजेपी की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। सो आई होप गाइस आपको महाराष्ट्र क्राइसिस का पूरा अंदाजा हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।